उत्तराखंड पर। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री पीएल पुनिया जी। पुनिया जी SC/ST कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। आज हम पुनिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 24-48 घंटे से एक बवंडर मचा हुआ है एक कांग्रेसी नेता के बयान पर, इस बयान के पीछे की मंशा क्या है? क्या सचमुच वे कांग्रेस पार्टी के हितैषी हैं या इस तरह का बयान देके कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जो जाहिरा तौर पर जनार्दन द्विवेदी जी ने जो बयान दिया कि जात के आधार पर आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए और केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण रहना चाहिए, ये इनका बयान कांग्रेस पार्टी की नीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, संविधान में प्राविधान है उसके खिलाफ है और इस समाज को बराबरी पर लाने के लिए सोशल और इकोनॉमिकल, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए जो अनेक उपाय हैं उनको नकारने का काम है। कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा सभी वर्ग को साथ लेने की रही है और खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक जो आम नागरिकों से नीचे स्तर पर हैं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, उनको बराबर लाने का उनकी नीति हमेशा रही है और इससे वास्तव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान। पुनिया जी, माना यह जा रहा है कि जनार्दन द्विवेदी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, जो परसेप्शन है देश में। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने मन से कुछ बोलते नहीं है, उनकी अपनी कोई जनाधार नहीं है, वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं, न चुनाव जीतने की स्थिति में है, बावजूद इसके लगातार उनको राज्यसभा में नामित करके भेजा जाता रहा है। तो इस तरह का बयान कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दिलवाया गया हो और बाद में देखा गया कि इसका बहुत शार्प रिएक्शन हुआ पार्टी के अंदर और बाहर और इससे नुकसान होता दिखाई दिया, तो तुरंत जनार्दन द्विवेदी को कह दिया गया कि उनका निजी बयान है और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी से व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई और वही मुझे कांग्रेस अध्यक्ष के पास लेके गए, उनको बात हुई। राहुल जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष से प्रस्ताव रखा कि इस विषय पर अगर बयान देना है तो या तो मैं खुद दूंगा या कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी देंगी। कांग्रेस पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई बदलाव होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर देखें, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात कही है, उसको लागू करने की बात कही है और उसके आधार पर फिर आगे आरक्षण बिल आज लोकसभा में पेंडिंग है, पदोन्नति में आरक्षण लोकसभा में पेंडिंग है। तो उस मुद्दे पर जो पायलट कर रहे हैं बिल लोकसभा में, पार्लियामेंट में पास कराने के लिए, और उसी पे हम मुकर जाएं या हमारा नेतृत्व मुकर जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। 2009 के मैनिफेस्टो में उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर संभावनाओं को तलाशेंगे, ये है, लेकिन बिना किसी अनुसूचित जाति जनजाति को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण यथावत बरकरार, भावनाओं को तलाशेंगे, ये है, लेकिन बिना किसी अनुसूचित जाति जनजाति को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण यथावत बरकरार रहेगा, उसके अतिरिक्त अगर कोई संभावना है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की आरक्षण देने की, तो उसको तलाशा जाएगा। तो नीति में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उस नीति पे आज भी कायम है और अगर उससे विरत कोई व्यक्ति, जो नेता चाहे जितना बड़ा हो, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहा है। एक और बयान उनका आया था, पिछले दिनों ट्वीट भी किए थे वो, कि 2009 में जो कोलिशन की सरकार बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, उससे पार्टी का नुकसान हुआ और यही शायद यही कारण है कि आज 2014 में कांग्रेस की स्थिति 2009 से भी बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए, 2009 से बुरी स्थिति में हम कतई नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। आज हमारे
लगभग 12 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 हमसे समर्थित चीफ मिनिस्टर, 14 चीफ मिनिस्टर्स हैं। और बाकी दलों की बात कर लीजिए, हम पूरे हिंदुस्तान भर में हमारा अस्तित्व है, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में हमारा अस्तित्व है। और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य रूप से प्रतिपक्ष मानता है, उनका कहां किन किन स्टेट में है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। 2009 में सरकार क्यों बनाई, इसका जवाब तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति दे सकता है। जब हम सबसे ज्यादा 206 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्यों के साथ हम आते हैं और हमसे जो मुख्य प्रतिपक्ष है वो हमसे लगभग 100 सीट कम है, तो कौन सरकार बनाएगा? सरकार वो भारतीय जनता पार्टी वाले बनाएंगे, हम बनाएंगे। हम सबसे ज्यादा सीट लेके आए और सही निर्णय लिया गया और बहुत अच्छे काम हुए। 2009 के बाद इस 5 साल में अनेक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आए हैं, काम हुए हैं, जिसमें भोजन का अधिकार भी इसी बीच में आया है, शिक्षा का अधिकार भी इसी बीच में आया है, फॉरेस्ट राइट्स जो वन अधिकार है वो भी आदिवासियों के लिए इसी बीच में आए हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, भारत निर्माण के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जितनी भी हैं वो इसी बीच में इतना काम हुआ है कि लोगों में, आम जनता में उसमें परिवर्तन आया है। तो फिर इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इस तरह का इनडिसिप्लिन जो संगठन में दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग जो इनडिसिप्लिन को बढ़ावा दे रहे हैं या इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं तो एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूं, वो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बड़े नेता लोग, उनका काम है इसको देखना। और मेरा ये मानना है कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिए। ये अंदर रह के जो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, बाहर वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर वाले को तो लोग मानेंगे कि ये तो विरोधी है, इनका तो काम है आलोचना करने का, लेकिन अंदर बैठ के लोग आलोचना करने लगे तो कहेंगे भैया घर का होके ये भी ऐसी बात कर रहा तो कोई न कोई बात ठीक होगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और जो इस तरह की बात करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है और लगभग सभी राजनीतिक दल कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अपने अपने मैनिफेस्टो में बातें कहते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कह रखा था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं अगड़ी जात के लोग, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी मैनिफेस्टो में था। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, इस मुद्दे को लेके कोई गंभीर पहल क्यों नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, इसमें यही था कि विकल्प को तलाशेंगे और उसपे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके बयान को अगर पढ़ें, उसी में लिखा है कि डेलिब्रेशंस आर ऑन, उसमें चर्चा चल रही है। और किसी भी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उनके नीति को देख लीजिए, किसी ने ये नहीं कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण को खत्म कर दिया। हाँ, ये तो नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन उसके साथ जैसे कांग्रेस पार्टी की नीति है, घोषणा पत्र में लिखा है, उसके साथ उसको रहते हुए और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात और संभावना तलाशने की बात ही हर एक ने कही है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो लोग अक्सर कह देते हैं कि भाई दलितों में भी गरीब हैं, वो दलित उसमें लाभ पाएंगे। क्रीमी लेयर की बात होती है। क्रीमी लेयर तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, जो इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए। तो क्रीमी लेयर इंदिरा साहनी केस में ही निर्धारित है कि क्रीमी लेयर फिक्स की जाएगी। क्या क्रीमी लेयर फिक्स की जाएगी, कि क्या सीमा होगी, ये सरकारें तय करेंगी, ये न्यायालय ने नहीं किया है। लेकिन जो सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक गैर बराबरी जात के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, उसका क्या समाधान होगा? क्या उसके बारे में भी कोई सोचेगा? और जो आरक्षण की व्यवस्था की है, अगर ऐतिहासिक परिपेक्ष में लेके देखा जाए, जब दलितों की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आरक्षण की मांग नहीं की थी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की मांग की थी। जब ये देखा कि इससे समाज बटेगा, हिंदू समाज बटेगा, तो गांधी जी ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पहल की और कहा कि नहीं, इन सब वर्ग को प्रतिनिधित्व हम देंगे, भागीदारी देंगे, सेवा में भागीदारी देंगे। लोकसभा में और इसमें विधानसभा में
जो स्टेट असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज एंड सेंट्रल असेंबली उस समय उसमें प्रतिनिधित्व देंगे, सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में और सरकारी सेवाओं में उसमें प्रतिनिधित्व देंगे। और उसमें यह भी साफ किया गया कि यह समझौता कोई व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि दो वर्ग के बीच का है, डिप्रेस्ड क्लासेस, नॉन डिप्रेस्ड क्लासेस। और यह भी था कि इसमें अगर कोई संशोधन होगा तो दोनों पक्षों की सहमति से होगा। तो जाहिर है परिस्थितियां बदलेंगी, जब सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म होगी तो उसके बाद ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये कोई परपेचुअल नहीं है, लेकिन जो कंडीशन जिनकी वजह से ये आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई वो तो खत्म होने दीजिए, अभी समय नहीं आया। आज भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, कहते हैं कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, आज भी ये स्थिति है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद इस विषय पर और विस्तार में चर्चा करेंगे कि तमाम सरकारी विभागों में बैकलॉग बना हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वैकेंसीज है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे अलग अलग राजनीति होती है। इसके अलावा क्रीमी लेयर को लेकर एक अलग तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है। इन विषयों पर दोबारा अभी आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित और असंतुलित खानपान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा ना करें, अपनाएं हमदर्द लिपोटैब। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया युक्त फॉर्मूला बढ़े हुए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही ना बरतें, अपनाइए लिपोटैब और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैब keeps you healthy. Go down. Squeeze the knees into the shoulders. हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए, आपका टीवी बंद नहीं होगा। इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस, बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए। सब पर डिश सवार। हमारे धंधे में गलती की सिर्फ एक सजा होती है, पर मेरा काम तो प्यार से होता है, हथियार से नहीं। एक्स ब्लास्ट प्रेजेंट्स वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर बेशरम, कल रात 9 बजे जी सिनेमा पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पुनिया साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि क्रीमी लेयर को लेके एक नया डिबेट शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि जो आरक्षण की सुविधा है वो जो सचमुच जो जेन्युइन नीडी लोग हैं, SC, ST और OBC के, उनको नहीं मिल रहा है, क्रीमी लेयर में जो लोग हैं उनको मिल रहा है। ये इसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है और जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं इस समय? देखिए, क्रीमी लेयर कंसेप्ट है वो OBC पे लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के भी अनेक जजमेंट हुए हैं जिसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं है। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ये सोशली बैकवर्ड है, सामाजिक दृष्टि से उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है और उसके साथ भेदभाव होता है। बहुत से कामों के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता रहा और सदियों से वो सामाजिक दृष्टि से उनको नीचे रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लागू हो रहा था उस समय यही कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जितना जल्दी इसको समाप्त किया जाए गैर बराबरी को उतना ठीक है। अभी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक में उन्होंने भी यही कहा। ये मैं मानता हूं
कि सरकारों ने जो भी सरकार रही है उन्होंने काफी काम किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो सका है। और एक आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, वो कि व्यक्तिगत आरक्षण लाभ के दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि उसको प्रतिनिधित्व के रूप में देखा गया। एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट उसका होता है। जब अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति सही स्थान पर जाता है, अच्छे स्थान पर जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। वहां के लोग, अपने लोग, वो भी कहते हैं कि भाई हमारे समाज में बहुत से लोग हो गए। और जो अक्सर कह दिया जाता है कि जो वास्तव में जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलती है, ये सही है। बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो कि उपेक्षित हैं, जो कि इनको लाभ नहीं मिला। लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा किस वजह से नहीं हुआ। क्या जिन वर्ग को लाभ मिला है उनके सगे रिश्तेदार वहां बैठे हुए थे कि उन्होंने जानबूझ के उनको वहां पर लगा दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति, परिवार, बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे दिया, वो आगे बढ़ गए। तो जरूरत इस बात की है कि हर वर्ग को, खासतौर से जो नीचे जो वंचित वर्ग है, उनको शिक्षा की दृष्टि से तेज किया जाए। अगर अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे, हमने तो सजेस्ट किया है कमीशन की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से, कि सफाई कर्मचारी परिवार हैं उनके लिए अलग से रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएं, खोले जाएं, इंटरमीडिएट तक उनको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाए, फ्री में ट्यूशन फी हो, फ्री में कपड़े हो, खाना हो, सब चीज, हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री में हो। और 12 साल के बाद देखिएगा समाज की क्या स्थिति बदल जाएगी। एक जो अभी आपने भी माना इस बात को कि 1949-50 में जो भाषण का मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा था, वही बात फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोहराई एज प्राइम मिनिस्टर 2013 में। तो 1950 से 2013 के बीच में इतना लंबा समय गुजर गया और जो इस वर्ग की जो सामाजिक शैक्षणिक स्थिति है, शायद उसमें उतना सुधार नहीं हुआ, उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। इसका कोई माने आंकड़ा है क्या सरकार के पास या किसी विभाग के पास? देखिए, सीधा सीधा आंकड़ा है कि जो 15% आरक्षण दिया जाता है केंद्र सरकार की नौकरियों में, वो कहां पूरा है? नहीं पूरा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, उनमें पूरा नहीं है। जितने राज्य सरकारें हैं वहां कहीं कोटा पूरा नहीं है। और क्या वजह है? लोग कहते हैं कि साहब सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले। दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि जो आरक्षण का लाभ अभी कुछ मिल भी रहा है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान हमारा बहुत अच्छा है, अगर ये फेल होगा तो इसलिए फेल नहीं होगा संविधान खराब है, बल्कि इसको लागू करने वाले खराब है। तो ये लागू करने वाले लोग, उन्होंने सही ढंग से, ईमानदारी से काम नहीं किया। मैंने इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, उनकी नीयत में खोट है कहीं न कहीं। डेफिनेटली नीयत में खोट है। और इस तरह की और भी बीच बीच में शिकायतें आती हैं कि जो बजट एलोकेट होता है SC ST बैकवर्ड्स के वेलफेयर के लिए, जो स्कीम्स में जो पैसा जाना चाहिए उसका डाइवर्सन हो जाता है, उसको साइफन ऑफ कर दिया जाता है दूसरी। 1979 में इंदिरा जी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, वो शुरू किया। और वो इसीलिए कि योजनाओं का लाभ तो मिला, लेकिन योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक नहीं पहुंचा। इन जिन योजनाओं में पैसा हम खर्च कर रहे हैं, उनका इन समाज के लोगों से कोई वास्ता ही नहीं। हम एग्रीकल्चर में खर्च करते हैं, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं। इनके पास जमीन ही नहीं है तो क्या उसका लाभ क्या मिलेगा? तो इस वर्ग को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से उतना % जो प्लान फंड है वो अलग रखा जाएगा और उस फंड को इन वर्ग के लोगों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तो इस वर्ग के लिए विशेष इनकी आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बने और योजनाओं को लागू किया जाए, और ताकि उनको लाभ सीधा पहुंचे। तभी तो इनका आर्थिक स्थिति ठीक होगी, सामाजिक दृष्टि ठीक होगी। इसमें एक और ये कानून बनने की मांग थी कि जो जानबूझ के इसमें खुराफात करते हैं, इसको सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, उसका दंड देने का प्राविधान हो, उनको जेल भेजने का प्राविधान हो, उन पर जुर्माना करने का प्राविधान हो, तब उनको डर लगेगा और सही ढंग से योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन ये तो अभी तक कोई कानून इस तरह का बन नहीं पाया, तो इसलिए तो कहा जा रहा है ना, आंध्र प्रदेश में बना, कर्नाटक में बना,
केंद्र सरकार में इसका प्रस्ताव है, कैबिनेट में जाने वाला है और इसका पूरे हिंदुस्तान भर में ये लागू हो। लेकिन ये तो 10 साल हो गए सरकार में रहते हुए। नहीं, अभी बना है। नहीं, केंद्र में तो 10 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो इसी से लग रहा है कि कांग्रेस कितना गंभीर है इस वर्ग की। जो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कोई निर्णय होता है। आप कहेंगे भोजन का अधिकार आपने 1952 में क्यों नहीं दिया? ये जो समय आता है उस समय किया जाता है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी पहल है। पुनिया साहब, जो जानकारी हम लोगों तक आती है, कभी आपके माध्यम से, कभी बाकी एजेंसीज के माध्यम से, कि फंड का मिस यूटिलाइजेशन या हम कहें कि साइफनिंग ऑफ की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में ज्यादा हुई है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के। नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब में वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से करें। वहां पर 10% भी नहीं है, 30% आबादी है, 30% प्लान फंड का पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं हो रहा। आप गुजरात में जाके देख लीजिए, गुजरात में उसका जो आबादी के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से खर्च नहीं है। लेकिन दिल्ली जो अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि साहब क्योंकि दलित आबादी पे भी जाता है और दलित भी इस पे जलेंगे, तो हमने कहा अगर ये कंसेप्ट लेंगे तो फिर इस स्पेशल योजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब योजनाएं का कहीं न कहीं लाभ खेती में, अगर खेती इनकी नहीं है तो कहेंगे कि भाई उनसे अनाज पैदा होगा, वो तो खाएंगे, या मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो उस हिसाब से किसी भी स्टेट ने उस गहराई से इसको नहीं देखा जिस गहराई से इस योजना को लागू किया गया था। फिर सवाल वही उठता है कि जो नियत और में खोट है, तो उसके चलते बहुत सारे अच्छी योजनाएं बनती हैं, कानून बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। जैसे अभी हालिया जो एक नया बवंडर खड़ा हुआ है कि आपके दल के 2 जिम्मेदार नेताओं ने इतने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए, पी चिदम्बरम और आपके जनार्दन द्विवेदी, कि जिसको लेके एक बहुत बड़ा तबका जो कि पहले से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है आजादी के लेके और काफी लंबे समय तक, उसके मन में फिर एक आशंका पैदा हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर दोबारा इनको सत्ता अगर तीसरी बार हमने दिया देश की बागडोर, तो कोई इस तरह का बदलाव कर दें अचानक ये आरक्षण की नीति। देखिए, जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का जो बयान आया है उससे पूरी तरह से मामला समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि हम पूरी तरह से दलित समाज के साथ हैं और किसी भी हालत में जो उनको लाभ मिल रहा है उसको बदलाव नहीं होने देंगे। अगर कोई बयान देता है तो उससे कतई सहमत नहीं है और ये हमारा कमिटमेंट है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 5 T, टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रेडिशन है, टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, ये 5 T बताइए। उसमें ट्रेडिशन भी है। हमने कहा ये ट्रेडिशन उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हिंदुत्व ट्रेडिशन है कि जो गरीब लोगों को दबा के रखो, उनके साथ छुआछूत रखो, उनके छुआछूत रखो, यही ट्रेडिशन है। ये अगर उड़ीसा में जाके देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में दलितों को मंदिर में नहीं प्रवेश करने दे रहे। आप तमिलनाडु में जाके देखिए, वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र में होटल हैं वहां पर गिलास अलग से रखा जाता है अनुसूचित जाति के लिए। तो इनसे तो मैं समझता हूं कि दलित समाज अच्छी तरह से जानता है कि खतरा ही खतरा है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने निरंतर सालों साल के अनुभव के आधार पर, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है और हमेशा साथ है। उनके हाथ में हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। आज आप लोगों की मीटिंग हुई थी, जो मीडिया में जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात रखेंगे, कोई खास मुद्दा जो कि हमसे शेयर करना चाहें? नहीं, वो इंटरनल मीटिंग थी कि किस तरह से जो मीडिया के लोगों को सपोर्ट सिस्टम, जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से मिलेगी। तो हमारी वेबसाइट है, हमारे साइट है अलग से, वो उसको किस तरह से एक्सेस किया जाए, क्या है। आपको लगता नहीं है कि जितना बेहतर तरीके से और जितना असर्टिव और प्रभावी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है, उतना प्रभावी तरीके से आपकी पार्टी और आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट वर्ल्ड का पूरा लेके चल रहा है और बुरी तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं
अनुमान है कि 20-20 करोड़ रुपए की लागत से रैलियां हो रही हैं। क्या भव्य मंच बनता है, क्या मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, किस तरह से लोग गाड़ियों से लेके आते हैं जाते हैं। तो ये एक शो प्रेजेंट करते हैं। इनका मुद्दा है, मिशन है 274+। सत्ता ही इनके लिए सब कुछ है और हम चाहते हैं कि सबका उत्थान हो, भारत का निर्माण हो, जो आधा भारत जो गरीब है उसका भी उत्थान हो, सामाजिक समरसता के साथ में सब वर्ग को साथ लेके। ये अलग अलग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ गुजरात मॉडल, 2002 का मॉडल जब कत्लेआम किया था वही मॉडल की ये बात करते हैं। जो 1992 में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था, ये उसी मॉडल की बात करते हैं। और ये अगर सत्ता में आएगा तो उसी मॉडल के साथ में ये लौटेंगे। आपको क्या लग रहा था कि 2014 के चुनाव में आपकी तरफ से कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? भाई हम तो देखिए, सेकुलरिज्म के अगर ध्वजवाहक एक कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो हम हैं। उनके ऊपर सांप्रदायिकता का दाग है, उनके ऊपर कत्ले आम का दाग है, ऐसा नहीं है। तो सांप्रदायिकता विरोधी और सेकुलरिज्म के साक्षी ये हम हैं। और दूसरा, इस 10 साल में जो आम आदमी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब आदमी के लिए जो भी कुछ किया, उनको अधिकार देने की बात की, आज तक आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। एक आम आदमी को अधिकार देने की बात जो की है हमने, आखिर में जो भोजन का अधिकार दिया है कि कोई भूखा सोएगा नहीं, उसको अधिकार के रूप में अनाज मिलेगा और उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। बाकी शिक्षा की जरूरत होती है, सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का अधिकार दिया है। जो फॉरेस्ट राइट्स जो ट्राइबल्स को दिया है वो भी दिया है। तो जितने भी राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, वो हमें ये दिया है। और दूसरा, हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारे जो उपस्थिति पूरे देश में, चाहे जो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे राज्य हो, सब जगह है। और दूसरे पक्ष के लोग, उनकी उपस्थिति बहुत सी जगह 10-12 स्टेट है, उनका नाम लेने वाला नहीं है। तो हम तो हमेशा उनसे बेहतर है ही हैं। और आज भी 12 चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, 2 और नाम लीजिए जिनको समर्थन 14 हैं, उनके कितने हैं? लेकिन लग रहा है कि आप लोग माने डिफेंसिव ज्यादा हैं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो पूरा कैंपेन है। हम डिफेंसिव कतई नहीं है। देखिए, हम सरकार में हैं 10 साल से, तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब तो देना होगा। आप उसको डिफेंसिव कहेंगे तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव नहीं। हम अपनी बात दमदारी के साथ में कहते हैं और कहेंगे, और फोर्सफुली और एग्रेसिवली कहेंगे। ये हमारा कहना है, मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़